इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे कि अब ये कैसा पेपर था इनफैक्ट, और थोड़ा सा मतलब अगर आपको नॉलेज है या अगर स्मार्ट गेस वर्क से आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे। ओवरऑल जो मैं बोलूँगा इस पेपर के बारे में, अगर 2022 से कंपेयर किया जाए तो ये जो पेपर था लगभग लगभग उसी लेवल का था, अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी इस बार एक्सपेक्टेड है कि अगर पिछली बार जो भी कट ऑफ थी अपनी कैटेगरी के रिस्पेक्टिव अगर देखेंगे तो लगभग -5 जाएगी, पिछली बार से 5 कम जाएगी। रीज़न बिंग कि इस बार सी सेट ज़्यादा टफ था। अब इस बार के पेपर के बारे में जीएस लगभग लगभग सेम लाइन पे था, हल्का सा टफ बोल सकते हैं कि अच्छा अगर सी सेट सेम लेवल का होता, अगर पिछली बार कट ऑफ 88 गई थी तो इस बार लेट से 86 चली जाएगी। ठीक है, मतलब इतना ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो कट ऑफ वही 80s में ही रहेगी, मतलब लोअर 80s में 80 के आसपास आप मान लीजिए, क्योंकि सी सेट डिफिकल्ट था। अब हाँ, ऐसे सवाल आए थे कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट, लेकिन हाँ उसको भी डील करने का तरीका है। मैंने कुछ अपने स्मार्ट घर के वीडियोज़ में भी बताया था कि कैसे उस पर्टिकुलर आप सवाल को डील कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी आप अगर आप स्मार्ट गेस वर्क से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अगर मेरी वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर जीएस पेपर 1 में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सी सेट अगर आपका अच्छा है तो निकल गया होगा, आपको 80 के आसपास मार्क्स भी अगर आ गए 80+ भी, तो एक अच्छा स्कोर है सी सेट में इस बार के मुताबिक। इवन 75+ भी है तो बहुत लोगों का तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग वही है 65 to 75 की बाउंड्री लाइन में, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट सा ये एस्पेक्ट है। तो सी सेट का आप लास्ट 3-4 साल का तो अब सवाल प्रैक्टिस करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही गया है, स्पेशली अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब सवाल आपको सही से तो डील करना होगा। अगर आपको सी सेट में आपको इंश्योर करना है कि 67+ मार्क्स तो आ ही जाए। अब ये सवाल को चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। 1 घंटे की ये वीडियो रहेगी, लगभग लगभग मेरा जो थीम रहेगा। अब क्या क्या, अब इसमें मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ, मैं पहले भी जो कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किया हूँ, मैं 2016 से लेके 2022 तक 7 साल का 700 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया हूँ। तो कुछ के आंसर यूपीएससी से अलग होंगे। ठीक है, अब जब यूपीएससी की रिलीज़ करती है उससे पहले मैंने डिस्कस किया है, तो अब ठीक है वो मैंने देख के नहीं बनाया, तो कुछ कुछ सवाल 6-7 सवाल से ज़्यादा तो नहीं, मतलब 3-4 सवाल मान लीजिए गलत होंगे। अब जैसे अब ये भी मैं आपको यहाँ आंसर बताऊँगा तो यूपीएससी जो निकलेगा तो उसमें आप मान के चलिए 3 सवाल जो मैं बताऊँगा उससे यूपीएससी कुछ अलग ही आंसर देगा। ये होता है, ये हर साल होता है। तो अब इस पर आप नहीं कह सकते कि अच्छा कि आप एकदम ज़ीरो एरर कर लें। अब ये आपको लेके ही चलना होगा, और इवन आपका जो स्कोर जोड़ रहे होंगे तो अब यूपीएससी से अगर जो यूपीएससी में आपकी जो मार्किंग आपको मिलेगी यूपीएससी के जो आंसर की के मुताबिक, तो थोड़ा सा वो तो डिफरेंस होगा ही। और तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला आपका जो सवाल है ये, और इवन आप 2000 जो आप 16 से 22 तक जो सवाल देखेंगे तो एक बार यूपीएससी के आंसर को टैली कर लीजिए। जब भी आप मेरे डिस्कशन वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप यूपीएससी के आंसर से भी वो टैली कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्याटका विच फ्लोरिस्ट एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकाज लोकेटेड। अब धन्याटका कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्रा, गांधारा, गांधारा कहाँ अफगानिस्तान में, कलिंग कहाँ है उड़ीसा में, मगध कहाँ है बिहार में। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा धन्याटका, कर्नाटका, टका टका थोड़ा सा अब ये मैच कर रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि साउथ में होगा। और साउथ में भी आप बुद्धिस्ट के स्कल्पचर के आप 3 स्कूल्स देखे होंगे, एक गांधार है, एक मथुरा है, एक अमरावती है। तो साउथ में भी आंध्रा वगैरह में था आपका बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। अब जैसे अमरावती स्कूल था तो साउथ में भी था, और थोड़ा राइमिंग सा जो वर्ड है, तो अब ज़्यादा चांस है कि हो सकता है कि आंध्रा हो। अब कलिंगा में बुद्धा का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मगध में है, गांधार में है, आंध्रा में भी है। तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इन तीनों में देखेंगे तो अच्छा ठीक है, आंध्रा और गांधारा में तो था ही, मगध में यहीं से तो बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था। अब ये राइमिंग है तो इसके मुताबिक आप ये मार सकते हैं, तो लगभग लगभग वहाँ से। और इनफैक्ट धन्याकाटका जो है अमरावती का ही पुराना नाम था। ठीक है, ये नहीं पता होगा, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा मैं नॉलेज भी आपको बता दूंगा जो ठीक है आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अलग बात है नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट गेस वर्क से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब ये सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए। अब ये जो है यूपीएससी आपको यहाँ पे आपको घुमाई है मैक्सिमम सवाल में। तो आपको मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में भी, इवन जब मैं 2022 का डिस्कशन कर रहा था, तो
तो उस अब लास्ट ईयर क्या था कि 1 करेक्ट 2 करेक्ट 3 करेक्ट 4 करेक्ट में जितना भी था सब में 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट ही, सब में सही था, ठीक है। वो अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही करेक्ट होगा या यही करेक्ट होगा। तो पहले तो आपको आंसर निकालने की कोशिश करना है, देखना है कि कौन सा पक्का सही है कौन सा पक्का गलत है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस जो बचेंगे उसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट गेस वर्क करना है। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखिए इसमें भी अब यहाँ पे आपके क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि 1 करेक्ट 1 एंड 2 करेक्ट, ऑल करेक्ट, नन करेक्ट, ऐसा ही तो रहता। और इसमें इन दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ये आपको देखने से लग रहा है अरे बाप रे बाप कंफर्म पता। अब देखिए बुद्धा स्तूपा, अब सेकंड में देखिए स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, था, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो सही है। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये छपा छपोड़ा स्टेटमेंट है, किसी किताब से छाप दिया गया है, तो ये भी सही है। अब 2 तो पक्का सही है, तो नन तो होना नहीं है, ओनली 1 तो होना नहीं है, अब ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अब देख लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अब जो पुराना पैटर्न में आता तो नए पैटर्न में आता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। अब 2 ऑप्शंस में आपका बच गया। अब यहाँ जो बच गया तो अब देखिए अब इसमें यहाँ पे अब ये जो है कंसेप्ट ऑफ बुद्धा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, हो सकता है नहीं भी हो, तो ये थोड़ा सा है डिलेमा वाली बात है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। और ऐसे भी सब सही हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो ज़्यादा चांस है कि आप ओनली 2 मार के आएँ। अब अगर आपका 2 ऑप्शन फंस रहा है ना, तो अब इसमें से भी ना ओनली 2 ओनली 3 करेक्ट होने का, इन 2 ऑप्शंस के करेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए आप न्यूट्रली आप देखिए कि आपको कुछ नहीं पता है इसमें, तो आपको कुछ मारना है, तो अब ज़्यादा चांस आप इन्हीं 2 में मारिएगा। एकदम एक्सट्रीम में आंसर सही होने के ऐसे चांस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। अलग बात है कि नन ऑफ द करेक्ट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अगर आपको लेट से फंस रहा है, मान लीजिए आपने जो भी एलिमिनेशन किया और अब आपका 2 ऑप्शन बच रहा है, मतलब आपने ये लेट से आपने सी एलिमिनेट कर दिया, लेट से आपने डी कर दिया, नन और लेट से नहीं लेट से आपने नन भी एलिमिनेट कर दिया और ओनली 1 भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपका इसी 2 में से होना है, तो थोड़ा एक्सट्रीम को अवॉइड कीजिए और इसी में जाइए। ऑल करेक्ट नन करेक्ट को आपको अवॉइड करना है, ये मैंने बताया भी तो, और ये भी आप अगर लगाएंगे ना तो इस बार भी कम से कम आपका 3-4 सवाल सही हो जाते हैं। अब यहाँ पे बस वही लगाना है कि ये तो सही है, ये तो पक्का सही है, अब होना है इन दोनों में से एक्सट्रीम अवॉइड करना है, ये मार दीजिए आपका सही हो जाएगा। इनफैक्ट और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है कि कौन सा ओरिजिन है पता नहीं है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है, वैदिक भी हो सकता है, इवन ग्रीक भी हो सकता है, पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। अब एक्चुअली में ये वैदिक ओरिजिन है, ऋग्वेदा में इसका मेंशन है। और इनफैक्ट जब भी कभी किसी का ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है ना, तो उसका जनरली वो यूपीएससी में गलत देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मनसबदारी सिस्टम में आपको बोलूँगा इट इज़ मुगल इन ओरिजिन, गलत होगा। ये मुगल ने भी टर्किश एम्पायर से वो चीज़ को प्रोपेगेट किया था, वहाँ से फॉलो किया था, अडेप्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि मनसबदारी सिस्टम इज़ मुगल इन ओरिजिन। तो ये थोड़ा सा होता है कि अब इसी से चेक करता है यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर आपकी नॉलेज को। यहाँ पे स्वैपिंग का चांस है, तो इसलिए भी गलत हो सकता है। एक्सट्रीम है तो भी इन 2 ऑप्शन में आप लेट से इसी को मारेंगे। अब ये देखिए कोरकाई, पुम्पुहार और मुचरीज क्या है, तो अब ये सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये सवाल इजी ही मैं बोलूँगा, क्योंकि अब 2017 में देखेंगे तो काकातिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था, तो मोदुपल्ली सवाल पूछा था। अब कोई से भी डायनेस्टी है किस ईयर से किस ईयर तक थी, लगभग किस सेंचुरी में थी, उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे, फाउंडर कौन था, उसका कैपिटल क्या क्या था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उसकी इंपॉर्टेंट उसमें कुछ लिटरेचर या उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्किटेक्चर, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये जो आपका पोर्ट है मुचरीज, ये आपका चेराज में था। पुम्पुहार जो था आपका ये चोलाज में था, और ये जो कोरकई था ये पांड्यास का था। ये पोर्ट्स था आंसर इसका। तो अब पोर्ट्स आपको सही से प्रिपेयर करना है, यूपीएससी पूछती है। अब वो ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया थे मॉडर्न इंडिया में, तब भी पोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सी फैक्टर किस ईयर में बनी। और इनफैक्ट एंशिएंट और मिडाइवल में भी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अब अच्छे से करते तो ये सवाल भी इजी था। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ चवतकी रुतल एज मेंशन्ड इन द संगम पोएट्स। अब इसमें आप ऑप्शंस अगर देखिए तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट, आपको पता नहीं होगा, घंटा नहीं पता होगा, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल है तो भी आई डाउट कि आपको पता हो, ठीक है। किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स। अब वुमेन बॉडीगार्ड्स हो किंग के, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के एंगल से। अब यूपीएससी को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, कौन सा एम्पायर संगम में, अच्छा किस एज का था, कौन कौन डायनेस्टी का था, कौन कौन रूलर्स थे,
उसका कुछ कल्चरल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पूछ लेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब यूपीएससी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब को यूपीएससी में मजा आता है। अब ये ठीक है, थोड़ा हो भी सकता है सही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यूपीएससी जिसमें फोकस करते हैं उससे हट के है ये। लर्नेड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, हाँ ये सब पे यूपीएससी फोकस कर सकती है, फिलोसफी। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये भी थोड़ा सा मतलब इस पर यूपीएससी क्यों पूछेगी यार, ठीक है होते भी होंगे, लेकिन अब ये यूपीएससी पे इतना फोकस एरिया कभी दी नहीं है आज तक। किंग डिफीटेड इन ए बैटलफील्ड कमिटिंग रिचुअल सुसाइड, अभी हो सकता है। स्टार्विंग हिम टू डेथ, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये तो जेनरिक सा लग रहा है, साफ साफ क्वेश्चन सेटर ने बनाया है ये ऑप्शन को, और ये वाला भी लग रहा है क्वेश्चन सेटर ने बनाया, और इवन यूपीएससी को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे यूपीएससी को इंटरेस्ट होगा, और ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन सेटर ने बनाया नहीं होगा, ये आंसर भी हो सकता है छापा छपोड़ा होगा, तो इन दोनों में चांस ज़्यादा है। अब देखिए, अब दोनों में कोई सा भी आप मार सकते थे, अब मतलब ये दो को आप लॉजिक से रिलेट कर सकते हैं, अब इन दोनों में आप जैसा लॉजिक लगा आपका दो ऑप्शंस बचेगा, आंसर इसका डी है, ठीक है। तो अब कुछ कैसे एलिमिनेट कर सकते थे स्मार्ट गेस पर से, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, अच्छा हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 18th सेंचुरी, इनमें से कोई सा भी अर्ली 18th सेंचुरी में नहीं था, तो आंसर इसका डी नन है। और इनफैक्ट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो पहली बात एक्सट्रीम में इसका आंसर है, और दूसरी बात है कि आपको सबका कुछ कुछ का पता होगा, काकातीयस का पता होगा कि हाँ ये 12 to 14th में था, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा है। होयसलास का भी पता होगा, लेटर ऑन है, लेकिन इन दोनों का नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट आप सोचेंगे कि अच्छा नन तो नहीं, आप ओनली वन मार देंगे, दो तो पक्का है कि नहीं है, इतना तो पता होगा कि होयसलास का नहीं है, काकातीयस का नहीं है, तो अब आंसर तो नन या ओनली वन में हो सकता है। एक्सट्रीम अवॉइड करेंगे, आप ओनली वन मार देंगे, लेकिन आंसर इसका डी नन हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जो लर्निंग एस्पेक्ट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के जो टाइम लाइन क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अब छठा, ये भी आपका डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नहीं पता है ना आपको कुछ भी, एक तो पता होगा मिलिंद पन्हा, तो एक्चुअली ये नागसेन का है, ठीक है, ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था आज से 15-20 साल पहले, तो वन तो गलत है, जब वन गलत है तो ऑल फोर तो सही हो नहीं सकता, ये सबसे ईजी था इनफैक्ट, बाद बाकी शायद मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ इसमें से पता भी होगा। अब इन तीन ऑप्शन अगर बच गए तो सबसे एक्सट्रीम कौन सा है, ऑल फोर ऑल वन, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई आप मार सकते हैं, ये तुक्का आप ले सकते हैं, ठीक है। और ओनली 2 ओनली 3 में भी अब देख लीजिए, अब एक आपको पता है पक्का गलत है, तीन में से अब कितने सही होने की प्रोबेबिलिटी लगता है, 3 का आधा कीजिए 1.5, ठीक है। तो मतलब एक गलत आपको पक्का पता है, और बाद बाकी तीनों में से लेट से 1.5, मतलब 3 आपको नहीं पता है, तो उसमें एवरेज कर लिए 1.5, मतलब या तो एक सही होगा या 2 सही होगा, और ओनली 1 या ओनली 2। और ध्यान से देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा मैथमेटिकली आप सोचेंगे ना, तो आप ऐसे आप सही तुक्का लगा सकता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे नहीं हो सकता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती मैं वहाँ पे चिपकाऊंगा कि हाँ आप ये मार सकते हो, ये नहीं बन सकता था, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है ये आपका गलत होगा, लेकिन यहाँ पे आप सही कर सकते थे। रीज़न क्या है इसका कि हाँ एक तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एकदम केवल तुक्केबाजी और स्मार्ट गेस वर्क से भी काम नहीं होगा, बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए जितना एटलीस्ट बेयर मिनिमम है, तो ये तो आपका गलत है, तो ये गलत है, तो ऑल फोर तो हो नहीं सकता। अब ध्यान से देखिए, अब 3 बच्चा जो आपको पता नहीं है, तो ऑन एन एवरेज निकालिए, तो 3 का आधा क्या 1.5, ठीक है, इसका मतलब उसको या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, या तो एक सही होगा 2 सही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए ये है, तो ओनली 3 हटा दीजिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा सबसे एक्सट्रीम वाला में है, ये दोनों एक्सट्रीम वाला में, तो इन दोनों को अवॉइड कीजिए, तो आंसर आप इसको मार दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप एक्सट्रीम मारेंगे नहीं, ये तो होना ही, डी तो होना ही नहीं है, और ऐसे एक्सट्रीम आप मारेंगे नहीं, तो बचा 2 ऑप्शन, अब इन दोनों में देख लीजिए, आंसर इसका बी है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है, और ये आपका सही है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। अब 7वां देखिए, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स। अब ये जैनिज्म का कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी सवाल है, ये गलत हो गया तो आप मतलब कॉम्पिटिशन में समझ लीजिए है ही नहीं। 8वां और 9वां देखिए, ठीक है। 10वां भी काफ़ी ईजी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसका आंसर है, ठीक है, ये काफ़ी ईजी है। अब इन दोनों में से देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड द कैनाल कम एडिक्वेट, अच्छा कैनाल कम एडिक, अच्छा एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग
फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू द कैपिटल सिटी। तो अब देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रूलर थे विजयनगर के वो थे देवराया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए इसमें पूछा है कि वो द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मेडाइवल गुजरात सरेंडर दीव टू पोर्तुगीज। सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उसमें बेघरदाह थे। तो आपको अगर दोनों नहीं पता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मार दीजिए, तो एक तो सही होगा ही, क्योंकि यूपीएससी को अब विजयनगर में ठीक है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही होता है कृष्णदेव राया से, तो वो मार दीजिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रूलर ही थे महमूद बेगरहा, तो ये मार दीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका एक सही हो जाएगा। इसमें आंसर देवराय है, इसका आंसर जो आपका है वो बहादुर शाह है, सी बहादुर शाह है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस से काफ़ी ये सिंपल सवाल है, ठीक है। अब ये 12 में आ जाइए, ठीक है। काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह आ रहे थे कि प्रिजन्स को, अभी प्रिजन्स क्या है कि स्टेट लिस्ट है वहाँ से हटा के उसको कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए। अब ये द हिंदू वगैरह में भी आर्टिकल्स वगैरह आए थे, तो अब ठीक है थोड़ा हद तक न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देखिए इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन्स। ये सही है क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता है। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894, ये भी सही है, विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये भी सही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही दिया होगा, तभी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रिजन्स को स्टेट लिस्ट में रखा गया होगा, तो ये भी सही है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लगता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 का होगा कि प्रिजन एक्चुअली वो स्टेट लिस्ट में है एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से बी है। ईयर बी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ कोचिंग आपको ए दे रही है, कुछ कोचिंग आपको बी दे रही है। अब 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी फिलॉसफी पे कम से कम यूपीएससी ने 4 या 5 बार सवाल पूछ लिए हैं लास्ट 5-6 साल में, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम ही है, मेन थीम ही है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का मेन थीम क्या है, डेट पुट्स लिमिट्स और डेट रेस्ट्रेंट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। 14 में अब देख लीजिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट अमेंडमेंट इसका आंसर है। इसी से 9th शेड्यूल आया था, उसी में कुछ एक्ट्स रखेंगे जो एक्ट्स फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करेगा, लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर पाएगी जुडिशरी, क्योंकि वो 9th शेड्यूल में आ जाएगा। और इनफैक्ट 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत जो 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस है, अभी 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसमें कुछ ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आई थी। तो ये सब आपको पता होगा, तो ये आप इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें देखिए आपका जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला था। ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो इवन स्टैट्यूचरी भी नहीं है, और ये स्टैट्यूचरी है, ये तो स्टैट्यूचरी भी नहीं है, और ये आपका स्टैट्यूचरी है, और ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। अभी प्रेसिडेंट वगैरह का इलेक्शन हुआ तो इसलिए सवाल आ गया, ठीक है। तो इसमें अब ये सिंपल सा सवाल है, इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ऑल एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट विल बिकम इनवैलिड। गलत है। अगर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीटें खाली हो तो इलेक्शन एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी गलत है, ठीक है। टाइम लिमिट भी नहीं है प्रेसिडेंट को असेंट देने के लिए, पॉकेट वीटो तो एक्सरसाइज करते, सब गलत है। तो आंसर हो जाएगा नन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो डी नन। ये करेक्ट है पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में कभी कभी ये गलत हो जाता है, ठीक है। फाइनेंस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 17th क्वेश्चन में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, एक फाइनेंस बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है, ठीक है। जो आप जो पढ़ते हैं 4 तरह का बिल की, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये 4 तरह का बिल होता है। ये जो है ना, ये फाइनेंशियल बिल है, इसमें भी 2 तरह का होता है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे जो पूछा गया ना फाइनेंस बिल है, तो फाइनेंस बिल और मनी बिल, ठीक है, दोनों ही एक्चुअली मनी बिल होता है। फाइनेंस बिल में जो चीज़ें होती है जनरली, और मनी बिल में क्या है कि वो खर्च से रिलेटेड होता है, फाइनेंस बिल में होता है कि टैक्सेस वगैरह से मेनली रिलेटेड होता है। तो दोनों मनी बिल है, ठीक है। दोनों में राज्यसभा का इनफैक्ट कोई पावर नहीं है रिजेक्ट करने के लिए, तो ये तो गलत ही है, और ये तो सही है। और जॉइंट सेटिंग हो ही नहीं सकता है, जॉइंट सेटिंग के लिए ऑर्डिनरी बिल में होता है, मनी बिल में हो ही नहीं सकता है, तो जॉइंट सेटिंग किसी में नहीं होगा, तो इसमें एक ही सही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फाइनेंस बिल पूछ रहा है, फाइनेंस बिल और मनी बिल, ठीक है, दोनों मनी बिल की तरह ही पास होता है, फाइनेंशियल बिल अलग होता है। अब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि फाइनेंशियल बिल के बारे में पूछ रहा है, नहीं,
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कम्युनिटी रिजर्व, अब ये आप सेक्शन 33 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ही पावर चली जाती है। हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, सही है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इसमें 3 सही है। तो अब ये पर्टिकुलर आप मैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अब उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे एक्ट्स रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कैंपा, ये सब से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है। हम 19 देखिए, शेड्यूल्ड एरिया इज इन इंडिया रिलेटेड विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है। ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट आप देखिएगा, ये भी सही है। अब ये गवर्नर सबमिट करता है, चीफ मिनिस्टर सबमिट नहीं करता, इसलिए ओनली 2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है ना, अब जो 2 स्टेटमेंट वाला है ना, तो उसमें ध्यान क्या देना होता है, दोनों स्टेटमेंट में आप एक भी गलत प्रूफ कर लिए ना तो आपका आंसर CD में ही होगा। तो ये डिफाइन तो करता नहीं है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये गलत है, तो यहीं से आंसर आपका D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए जो इनरिचमेंट जो 60% है काफ़ी ज़्यादा है, ये 3-4% होता है इनरिचमेंट आपको न्यूक्लियर फिजन के लिए। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा C। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब देखिए जनरली क्या होता है, मैंने क्या बोला था आपको, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। जिस स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हों तो उसका भी ज़्यादा चांस होता है गलत होने का, क्योंकि दोनों फैक्ट सही हुआ तभी वो स्टेटमेंट सही होगा। अब यहाँ पे लेकिन ओनली है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो C आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ओनली पे ध्यान दीजिए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अब यहीं से निकल रहा है। अब 23 देखिए, अब देखिए इनविजिव स्पीसीज़ के बारे में जो डेटा है किसके पास है। अब देखिए IUCN आपका रेड लिस्ट बनाता है, तो उसके पास तो डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा चांस है कि हाँ इनविजिव स्पीसीज रिलेटेड भी उसके पास अच्छा खासा डेटा होता होगा और ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करता होगा। UNEP में भी कर सकता है। ठीक है, कोई कमीशन करे उसका कम चांस है। WWF भी कर सकता है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा चांस यही लगा क्योंकि इसके पास काफ़ी वाइड रिपोजिटरी है, ऑलरेडी रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, तो इसके लिए काफ़ी आसान है ये सब कुछ प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे देखिए जनरली नॉक्टर्नल और एक्टिव आफ्टर सनसेट, इसमें आपको क्या है कि एक्सट्रीम अवॉइड करना है। ठीक है, अब इन्हीं 2 में से आंसर होगा, आप निकाल सकते हैं। ये दिन में भी होता है, मतलब ये एक्चुअली नॉक्टर्नल नहीं बोलोगे इसको, डे में भी नाइट दोनों में एक्टिव होता है। नॉक्टर्नल तो मेनली नाइट में एक्टिव हुआ, तो ये दोनों नॉक्टर्नल है। अब ऐसे भी सकते हैं समर डियर को कौन खाता है, टाइगर। अब टाइगर हंटिंग जनरली नाइट में करता है, तो इन लोगों को जगना पड़ेगा, नाइट में भागना पड़ेगा, तो इन लोगों का जो इवोल्यूशन ही वैसा हुआ है कि नाइट में ये लोग जगे रहेंगे। मालाबार सिविड वगैरह आप अगर द हिंदू में कभी कभी जो न्यूज़ आती है, फोटो आता है, तो देखे होंगे कि हाँ फोटो जनरली रात का ही होता है, इसका मतलब तभी वो एक्टिव होते होंगे। और मंकीज़ वगैरह कभी भी नेशनल पार्क विजिट की होगी ना, तो वो लोग डे नाइट हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसका आंसर हनी बीज है। ये एक सिंपल सा सवाल है, बायोलॉजी अगर आप NCERT पढ़े होंगे ना, तो उसी में भी दिया हुआ है कि कार्ल वॉन फ्रिस्क ने 1973 में नोबेल प्राइज़ जीता था। जो बीज होता है कम्युनिकेशन के लिए वैगलिंग डांस करती है, तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए सम है, तो सब सही होगा। ऑल हो जाए, मतलब कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा कि ओनली दे दे या नन ऑफ दे दे, तो गलत होगा। सम है तो जनरली सब सही होगा। एक 2018 या 19 में एक सवाल आया था कि अच्छा सम टर्टल्स आर ओमनीवोरस, सम टर्टल्स आर हर्बीवोरस, कुछ ऐसा करके कुछ आया था, तो सम है तो एक्सट्रीम नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि सब सही होगा। इंडियन स्क्विरल्स के बारे में आप देखिए, अब यहाँ पे भी क्या ना एक्सट्रीम आपको अवॉइड करना है। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, हो सकता है ग्राउंड में हो या ट्रीज में हो, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल ये हो जाता है। दे स्टोर देयर इन द ग्राउंड, ठीक है, पॉसिबल है कि ये जेनरिक स्टेटमेंट है। अभी ओमनीवोरस हो हेर्बीवोरस है, तो उसमें भी डाउट है, तो ये तो पक्का सही है। एक तो पक्का सही है, इन 2 में डाउट है, तो एटलीस्ट मान लीजिए इन दोनों में एक गलत होगा, तो ये सही है, और इन दोनों में एक गलत होगा, एक सही होगा, तो 2 सही होगा। ओनली 2 मार दीजिए और आंसर अभी आपका सही हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि देखिए ये तो पक्का सही है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि बहुत जाइंट स्क्विरल्स जो नेस्टिंग वगैरह बिहेवियर होता है ना, वो ट्रीज़ पे करती हैं, दे आर आर्बोरियल, तो वो तो गलत है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा डाउट है। ओमनीवोरस बहुत जगह बोल रहे हैं कि ओमनीवोरस है, तो ये ओनली 2 सही हो जाएगा। बहुत जगह क्या बोल रहे हैं ना कि वो हर्बीवोरस ही है, तो फिर ओनली 1 सही होगा। जब मान के चलिए ज़्यादा चांस है कि इसी के सही होने का।
ये थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, बहुत कोचिंग में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब सही, ऑल थ्री। ठीक है, ये सब लॉजिक एंड रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल। अब ये थोड़ा इंटेलिजेंट स्पीसीज ही कर सकता है। ऑरंगुटन आपको पता होगा कि एक्चुअली लगभग एक फैमिली से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, और काफ़ी बोनोबोज, ऑरंगुटन्स, गोरिल्लाज, ये सब इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं, तो ज़्यादा चांस ये कर पाता हो। ऑटर तो वहाँ के पेड़ पे थोड़ी ना रहता है ऑटर। फिशिंग कैट और स्लोथ बेयर भी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये है। ठीक है, इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, ये सब सवाल का यूपीएससी का प्रीवियस ट्रेंड होगा, आंख मूंद करके ऑल ऑफ द अबव मारना है। कोई लॉजिक नहीं है कि एक में नहीं हो सकता है, तो सब होगा। ठीक है, इसमें अब देखिए, आप फिर से झेलम वूलर पे होगा, हर किसी को पता होगा। ठीक है, ये कृष्णा और कोलेरू नहीं है, ये ऑलरेडी 2014 या 2015 में एक सवाल आया था जिसमें ये नॉलेज आपका चेक किया जा रहा था कि कृष्णा नदी कोलेरू से पास नहीं होती है, झेलम वूलर में जाती है। एक सिंपल सा फैक्ट है, तो एक सही है एक गलत है, तो ऑल सही तो हो नहीं सकता है और नन भी हो नहीं सकता है। अब इन्हीं दो में से होगा, और ऐसे भी देखिए एक्सट्रीम को अवॉइड ही किया जाता है। इसका आंसर ये है कि अगर आपको ये पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो इन दोनों में से एक तुक्का आप मार सकते हैं। इसका आंसर ये भी गलत है। इनफैक्ट ये मियांडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक पे कंवर झील है। कंवर झील अगर आप बिहार से है तो पता होगा, बेगूसराय में। कामराजार पोर्ट कोई इन्नौर पोर्ट कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं, जेएनपीटी है। ये तो पता ही होगा कि जेएनपीटी है, तो ये तो गलत ही है। जब गलत है तो ऑल तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, मुंद्रा भी न्यूज़ में था, तो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट के रिलेटेड ये न्यूज़ में था, तो ये नन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन्हीं दो में से होगा, क्योंकि एक तो सही है, इसका पता नहीं आपको। लेट से आपको नहीं पता होगा कि वो इन्नौर पोर्ट कोई कामराजर कहते हैं, और वो फर्स्ट कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है या फिर प्राइवेट पोर्ट है, आपको नहीं पता होगा, तो ठीक है, आप इन्हीं दो में से मार सकते हैं। अगर पता होगा तो आप विथ कॉन्फिडेंस मार लेंगे कि इसका आंसर ए होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा आपको लॉजिक, बस इसमें आप यही लगा सकते हैं कि एक्सट्रीम आपको अवॉइड करना है। बस अब ऐसे पर्टिकुलर सवाल के लिए ना यही बेस्ड होता है, एक्सट्रीम अवॉइड करना है, नन नहीं मारना है, ऑल नहीं मारना है। आपको अगर नहीं पता हो तो फिर बीच वाले ऑप्शंस में से ही मारना है। ये तो आपको पता ही होगा कि हाँ विशाखापट्टनम नहीं है, वो जेएनपीटी है। ये मुंद्रा न्यूज़ में था, तो आपको पता ही होगा। तो एक सही एक गलत है, तो ऐसे भी देख लीजिए, तो ऑल हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है, और नन हो नहीं सकता क्योंकि ये सही है। अब 1 2 में होना है, वो एक तो सही है। अब इसके सही और नहीं होने पे डिपेंड करेगा। अब ये भी सही है इनफैक्ट, हाँ, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, आपको एक्सट्रीम अवॉइड करना है। यहाँ पे भी देखिए, आपको एक्सट्रीम अवॉइड करना है, ज़्यादा आपको नहीं पता होगा। ठीक है, आप टीक डेसिडुअस है, साल टीक, ये सब इंडिया के कॉमन ट्रीज है, ये डेसिडुअस है, हर किसी को पता होगा। अब इन दोनों में से दोनों डेसिडुअस है कि नहीं है, तो मान के चलिए एक्सट्रीम आपको अवॉइड करना है, तो नन और ऑल मारना नहीं है। तो मान के चलिए ये तो डेसिडुअस है, इन दोनों में से एक डेसिडुअस होगा, तो मान लीजिए 2 डेसिडुअस होगा, आप ओनली 2 मार दीजिए। ठीक है, वहीं से आंसर आ जाएगा। ये डेसिडुअस है, ये डेसिडुअस है, जैकफ्रूट आपका एवरग्रीन है। इसमें आपको ऐसे सवाल में आप थोड़ी नई तरह की तुक्केबाजी आपको करनी होगी। क्या करना होगा, कुछ आपको एक बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं है। डेसिडुअस ट्री, एवरग्रीन ट्री क्या होता है, ठीक है, साल्टिक कैसा है। साल्टिक इंडिया का मेन फॉरेस्ट में मेन ट्रीज ही साल्टिक है, और इंडिया का मेन ट्री डेसिडुअस ट्री है, तो टीक तो आपका डेसिडुअस ही है। ठीक है, इन दो में से आपको नहीं पता है कि डेसिडुअस है कि एवरग्रीन है, तो ठीक है, मान लीजिए एक डेसिडुअस होगा, एक एवरग्रीन होगा। ठीक है, तो 2 उसमें मान लीजिए कि डेसिडुअस होगा, ओनली 2 मार दीजिए। और ऐसे भी आपको एक्सट्रीम अवॉइड करना है। एक तो आपको पक्का पता है, 2 में से एक सही मान लीजिए, तो आप ओनली 2 मारेंगे। आर्टेरोकार्पस हेट्रोफाइलस आपका जैकफ्रूट कटहल जो होता है वो आपका एवरग्रीन है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखिए, एवरेज प्रोडक्टिविटी इंडिया चाइना में कहाँ ज़्यादा है, तो चाइना में ज़्यादा है। ये तो सही है पक्का। इन दो में से आपको डाउट होगा। ठीक है, तो एक तो पक्का सही, तो नन तो हो नहीं सकता, और ऐसे भी आप थोड़ा सा एक्सट्रीम अवॉइड ही कीजिएगा। ठीक है, अब इन दो में से आप मार सकते हैं। और इनफैक्ट ज़्यादा एरेबल इंडिया जो एरिया है वो इंडिया में ही है, और ज़्यादा जो इरिगेटेड एरिया का जो प्रोपोर्शन है वो भी इंडिया में है। चाइना में 41% है, इंडिया में 48% है। एरेबल लैंड भी एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में एक्चुअली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। अब ये तो रन ऑफ कच्चा है, ये एनसीईआरटीज़ के नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर आपका स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वगैरह काफ़ी न्यूज़ में था, लिथियम वगैरह न्यूज़ में था, रेयर अर्थ्स वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे। तो रेयर अर्थ्स के बारे में, लिथियम के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि लेट से इंडिया में कहाँ मिलता है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंडिया किस कंट्री से इंपोर्ट करता है, उसे तो रेयर अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। अब रेयर अर्थ के बारे में देखेंगे तो इतना आपको पता होगा कि इल्मेनाइट और रूटाइल रेयर अर्थ के ओर्स हैं। तो अब रेयर अर्थ इसमें कौन सा है, तो टाइटेनियम है, ठीक है। अब ये सब मैपिंग से रिलेटेड सवाल है। अगर मैपिंग आप कुछ अच्छे से किए, हर कंटिनेंट की मैपिंग अच्छे से किए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा कोबाल्ट आपका कॉन्गो में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, आपका कॉपर चिली में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी। एल्यूमिनियम आपको ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। तो ये सब मैप वर्क आप अच्छे से किए होंगे तो आपको ये पता होगा। अब कॉन्गो बेसिन में कौन सा आता है, कॉन्गो नदी ये अफ्रीका है, लेट से अफ्रीका कुछ ऐसा है। कॉन्गो नदी ऐसे लगभग बहती है, इधर लगभग कैमरून आता है, तो वही आंसर हो गया। तो ये मैप वर्क वगैरह से रिलेटेड सवाल था। तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। अब यही चीज़ अगर आप अफ्रीका का मैप अच्छे से किए होंगे, और ये तो अफ्रीका का लेट से फिजिकल मैप अच्छे से किए हैं, और ये अफ्रीका का रिसोर्सेस वाला मैप अच्छे से किए हैं, तो आपका अच्छी खासी इसमें नॉलेज होगी, और इनफैक्ट अच्छे से इसको आप सॉल्व भी कर लेते हैं इन दोनों सवाल को, ठीक है। अब अमरकंटक आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। अमरकंटक जैसे इंडिया में है, अगर लेट से ये है, अगर मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है, अमरकंटक यहाँ कहीं है और विंध्य और सह्याद्री कहीं मिलेगा, उधर कहीं मिलेगा, तो ये तो थोड़ा गलत ही है। बिलीरंगन आपका इस जगह पे है, और सतपुरा का ईस्टर्न मोस्ट आपका कहीं इस जगह पे होगा, तो ये भी गलत ही है। सिलसिलम आपका आंध्र प्रदेश में है, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इधर कहीं होगा, तो ये भी गलत है, तो नन इसमें सही होगा। ये 40 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका आंसर एक्चुअली नन है। थोड़ा एक्सट्रीम आपको लगेगा नहीं कि सही है होगा, लेकिन ये सही है। ये तो आपको पता होगा कि लेट से ये गलत है कि BCIM आपका एक्चुअली कलकत्ता से कुनमिंग जाता है, कलकत्ता कुनमिंग इनिशिएटिव भी है, तो ये तो आपको पक्का पता होगा गलत है। अब इन दो में से लेट से, ठीक है, मोरे से जाता है मणिपुर, और IMT कॉरिडोर करते हैं, म्यांमार से थाईलैंड जाता है। अब चियांग माई जाता है कि नहीं, अब ये आपको थोड़ा डाउट होगा। अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में तो है ये, तो अब इन्हीं दो को कनेक्ट करेगा, गुजरात और अरुणाचल को, लेकिन अब ये दो सिटीज़ हैं कि नहीं, थोड़ा डाउट होगा। तो मान लेंगे कि इन दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा, तो ओनली वन मार देंगे, ठीक है। तो लेकिन और ऐसे भी आप एक्सट्रीमिटीज़ अवॉइड करेंगे तो ओनली वन मारेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसके इसमें आंसर डी नन है। लेकिन अब ठीक है, फिर भी आपको, अगर आप मेरे टेक्निक से जा रहे हैं, ओनली वन आपको मारना चाहिए था, ये गलत होता। लेकिन अब इसी तरह के आप 4 सवाल करेंगे ना, तो उसमें 2 गलत होंगे, 2 सही होंगे, तो ओवर आपको पॉजिटिव गेन मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली सिलचर से पोरबंदर के बीच में है, ठीक है। ये आपका माइसॉट जाता है थाईलैंड में, और ये तो आपका कोलकाता से कुनमिंग जाता है। अब 41 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 41 में अब ऐसे पर्टिकुलर 2 स्टेटमेंट जब दिए गए ना, बस आपको बस आइडेंटिफाई अगर आप कर लिए कोई भी आप एक स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ज़्यादा चांस है कि आपका आंसर निकल जाएगा। कोई भी एक स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आपका CD में, अगर 1 गलत है आंसर D होगा, और 2 गलत है तो आंसर आपका C होगा, और इसमें 1 गलत है। रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड्स इज टैक्सेबल, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टर को, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन डिविडेंड टैक्सेबल है। 2 फैक्ट है इसमें, एक्चुअली दोनों टैक्सेबल होता है। जहाँ पे भी 2 फैक्ट्स होते हैं ना, तो ज़्यादा चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जब दोनों फैक्ट सही होंगे तभी सही होगा। दोनों फैक्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाती है, 25%। तो 25% चांस है कि वो स्टेटमेंट सही है, 75% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो ज़्यादा चांस मान लीजिए स्टेटमेंट गलत होगा, और ये इसको गलत मान लीजिए, आंसर यहाँ से D निकल जाएगा। इनफैक्ट गलत है क्योंकि दोनों आपका टैक्सेबल है, ठीक है। 42 में आ जाइए, ये इसका आंसर A है, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सिंपल सवाल है, इसमें ये आप मैक्सिमम लोगों का सही होगा, ठीक है। और 43 में भी क्या है ना, कि ये भी इसका आंसर A है। और कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स ऑफ टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और इसमें मनी जाता है कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर से, स्टेट में, दोनों सही है इनफैक्ट। और बोल सकते हैं कि हाँ, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ऐसा
कोई रीज़न आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये भी सही, ये भी सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है स्टेटमेंट सेकंड से, ऐसा वो लगेगा नहीं, तो आप ए मार सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये स्टरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता है, रुपीज़ का जो वॉल्यूम है मार्केट में उसको आरबीआई कम करने की कोशिश करता है। अब देखिए जो जनरली जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या होता है ना, जो 1 साल से ज़्यादा का जिसका मैच्योरिटी पीरियड हो वो कैपिटल मार्केट में आता है, उससे कम रहा तो मनी मार्केट में आता है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट में आता है। कॉल मनी मार्केट, ये भी आपका नाम से ही मनी मार्केट है, ठीक है। ट्रेजरी बिल 1 साल से ज़्यादा का होता नहीं है तो वो भी मनी मार्केट में आता है। तो ये दोनों मनी मार्केट में, ये दोनों आपका कैपिटल मार्केट में आएगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का होता है, ये भी 1 साल से ज़्यादा का हो सकता है, तो इसका आंसर बी ओनली 2 होगा, ठीक है। स्मॉल फार्म लार्ज फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये आप एक तरह से ना आप लॉजिक एंड रीजनिंग का सवाल है, इसमें पता कुछ नहीं होगा लेकिन आप फिर भी इस पर्टिकुलर सवाल को बना सकते थे। कैसे? रीसेटलमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार बाय गिविंग देम ए लार्ज कल्टिवेबल लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर देयर प्रोड्यूस, ठीक है। ये कुछ बैठता नहीं है सटीक, यहाँ देखेंगे ना ये बैठ रहा है, मिनिमम मेनी मार्जिनल फार्मर्स एरिया में ऑर्गेनाइज करते हैं, सब स्मॉल फार्मर्स है, लेकिन हाँ सबका मिल के कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो गया तो एक लार्ज फील्ड बन गया, तो ये सही लग भी रहा है और यही इनफैक्ट आंसर भी है। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, और ये डी जो है ये भी एक्चुअली अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ ऐसा फील्ड से रिलेटेड आ नहीं रहा है, लार्ज फील्ड से रिलेटेड कुछ सेंस ये दे नहीं पा रहा है, इसलिए गलत है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये भी तो एक जेनरिक है जो इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा नहीं पा रहा है, जो बेस्ट जो समझा पा रहा है वो यही है। अब ये लॉजिक रीजनिंग सही बनाना है, ऐसा नहीं आपको पहले से पता होगा। अब इसमें देखिए, लेट से आपको नहीं पता है, ठीक है, 22 क्रॉप्स का एमएसपी आता है, उसमें एक नाइजर भी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे 22, क्योंकि एमएसपी से रिलेटेड सवाल 2019 में भी आया है, आते रहता है, तो गवर्नमेंट एमएसपी किस किस क्रॉप्स के लिए देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देती है तो ये सही है, ठीक है। ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही है, ठीक है, 2 तो सही है ही है। अब नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खारिफ क्रॉप, हो सकता है कि राबी क्रॉप हो, ठीक है। अब तो एटलीस्ट नन तो होना नहीं, ओनली वन होना नहीं, इन दोनों में से होना है, ठीक है। अब खारिफ है कि राबी है तो इस पर तो डाउट होगा, आपको पता है तो अल्टीमेट है, और ज़्यादातर क्रॉप्स ना खारिफ क्रॉप होते हैं, तो आप लेके चल सकते हैं कि ये सही होगा, और ये खारिफ क्रॉप ही है। इनमें से कौन सा टेंजिबल है, कौन सा इंटेंजिबल? टेंजिबल होता है जहाँ पे आपका लिट से आप वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसमें आप डालेंगे, तो इन्वेंट्री के बारे में तो आप डालेंगे। ब्रांड रिकॉग्निशन आपका इंटेंजिबल है, ठीक है, ये इंटेंजिबल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंटेंजिबल है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स आपको बाद में, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, बाद में आपको कुछ फ़ायदा होगा कि आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स का लिस्ट है तो आप वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। आईपीआर से लेट से कोई दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, वो भी एक तरह का एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट है, वो चीज़ आप अपने लेट से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट वगैरह में नहीं डालेंगे। ब्रांड रिकॉग्निशन वो भी आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। इन्वेंट्री ये आपका टेंजिबल एसेट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, ठीक है। अब 49 में 15 फाइनेंस कमीशन के हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में किसको किसको यूज़ किया गया था? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला था वो चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रटा रटा होना चाहिए। अब इवन मेंस में भी अब 14, 15, 16 में क्या डिफरेंस है ये सब पूछा जा सकता है। अब ये फिजिकल फेडरलिज्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये अच्छे से डील आपको पता होना चाहिए। 45% इनकम डिस्टेंस के लिए आपका, 15% एरिया के लिए, 15% पॉपुलेशन के लिए, 75 हो गया, 10% आपका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए, 2.5% टैक्स एफर्ट्स के लिए। तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 है, तो ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 50 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इसमें S3I में किसको किसको फोकस किया गया है, ठीक है। अब ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लॉजिक के मतलब ट्रांसपोर्ट को भी करना चाहिए, हाउसिंग को भी करना चाहिए, हेल्थ केयर को भी करना चाहिए, रेन्यूएबल को भी करना चाहिए, ठीक है। तो लेट से ऐसे तो ऑल 4 होना चाहिए, या लेट से इसमें से 2 ही 3 होगा, यूपीएससी ने 1-2 एक्स्ट्रा बना दिया होगा। अब यूपीएससी ने 3 एक्स्ट्रा डाल दिया होगा, 2 एक्स्ट्रा डाल दिया, उसका कम ही चांस है, ठीक है। एक केवल एक्स्ट्रा डाल दिया होगा, थोड़ा सा फील आ रही है, क्योंकि जनरली सारा होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आपको किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए, हाउसिंग में भी जरूरत है, हाउसिंग फॉर ऑल जैसे इंडिया में हो रहा है,
मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है पॉल्यूशन वगैरह कम करने के लिए, हेल्थ केयर की तो है ही है, रिन्यूएबल एनर्जी की भी है, तो सब होना चाहिए। लेट से एक नहीं होगा और ज़बरदस्ती यूपीएससी ने क्वेश्चन सेटर में डाल दिया, वैसा भी हो सकता है। तो आंसर इन दोनों में से ही होगा, ज़्यादा चांस है। और मैक्सिमम लोग डी मारे होंगे, लेकिन आंसर इसका सी है। तो लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप नियर टू करेक्ट आंसर आप आ सकते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा चांस है सही होने का। अब ये आप सोचेंगे नॉलेज से बनेगा, नहीं बनेगा, और ऐसा भी आप सोचेंगे आपको नहीं मारना है, तो नहीं, आपको मार के आना ही हो पड़ेगा। अब इस तरह से आप देखेंगे, आपको अटेम्प्ट आप करेंगे आप लेट से 60-70, तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा 100 में 100 अटेम्प्ट करना है, लेकिन हाँ, एक सेफ साइडेड में 90 के आसपास तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। इनफैक्ट आप 100 में 100 भी कर सकते हैं। 3-4 ऐसे सवाल आप छोड़ सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, ओनली 1 ओनली 2 के सही होने के स्कोप काफ़ी कम है, क्योंकि सब होना चाहिए, इसमें सबकी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। बस हो सकता है कि हाँ, यूपीएससी ने एक आध एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती डाल दिया होगा, जो होगा नहीं S3I में, तो आंसर इसका CD में होगा। आप मार सकते हैं CD में कोई एक, आंसर इसका C है। एक्चुअली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल। होम गार्ड क्या है ना, एक्चुअली ये ऑक्सिलरी पुलिस की तरह काम करता है, तो ये इनफैक्ट आपका स्टेट लिस्ट में आएगा, तो ये तो गलत ही है ना, ये सिंपल सवाल है। रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू एक्ट एज ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई ये है तो ये गलत होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो ऑक्सिलरी पुलिस हो नहीं सकता, क्योंकि पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट में है। ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, अब ये सेट किए होंगे, जेनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जेनरिक है, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो आप ऐसे पता चल गया आपका 2 सही होगा, तो ओनली 2 हो जाएगा। पहला गलत है और सेकंड थर्ड आपका सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 52, ठीक है, अब सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ठीक है, आर्म्स एक्ट में कवर करेंगे, लग रहा है सही। नोइंग मिसलीडिंग अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद ए पुलिस, अब इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं आएगा भाई साहब। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या एविडेंस के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है ना, वो चीज़ है, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, और अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस, अब ये एक्चुअली IPC में भी कवर होता है, लेकिन अब ऑफिसर सेक्रेट एक्ट में होता है कि नहीं होता है, अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर अब देखेंगे, अब तो 1 करेक्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे भी आपको एक्सट्रीम को तो अवॉइड ही करना है। इसका आंसर एक्चुअली में ओनली 2 है, 2 करेक्ट है, ये भी सही है। सेक्शन 6 डील करता है, और ये जो है ना सेक्शन 7 ऑफ ऑफिसर सेक्रेट्स एक्ट है, तो थोड़ा सा 2 ऑप्शन के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या ना है, क्या एक्सट्रीम अवॉइड, ये तो आपका सही है, लग ही रहा होगा, गन फायर आप आर्म्स एक्ट में क्यों नहीं कवर होगा, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो ये तो सही है। और ये भी आपको गलत लग रहा होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका ये सब चीज़ थोड़ी ना डील होगा, क्या एविडेंस है क्या नहीं है वो चीज़ डील होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो ये तो गलत ही है। तो एक गलत है एक सही है, तो आपका नन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ऑल 3 ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सही है तो नन हो नहीं सकता, और ये गलत है तो ऑल हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, और ऐसे भी एक्सट्रीम अवॉइड करना है, तो ये दोनों तो आपको काटना ही है। यही 2 बचा, अब 2 में से आप तुक्का भी मारेंगे तो भी आपको मार ही देना है, और आंसर क्या है वो बता दिया। और ऐसे लेट से आपके 5 सवाल फंसेंगे ना, फिर भी आप 2 फंस रहा है, उसमें आप ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, फिर भी तुक्का मारेंगे, तो उसमें भी लेट से आपका इस तरह से 6 फंसा, उसमें से आप तुक्का भी मारेंगे, 3 सही होगा 3 गलत होगा, तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही गेन होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये भी आपका जो है 53rd जो है इजी सवाल है, अब ये बताता हूँ। तो जो नगोर्नो कराबाख है वो कहाँ पे है, आपका अजरबैजान में है। ठीक है, खेरसोन आपका कहाँ, यूक्रेन में है। ठीक है, ये नगोर्नो कराबाख, ठीक है, ये होना चाहिए, जब यहाँ का यहाँ दे दिया मतलब कि दोनों ही गलत होगा, इसका जब ये होना चाहिए ना, इसका मतलब कि दोनों ही गलत है। ये 2 तो आपको पता होगा कि खेरसोन आपका यूक्रेन में है और नगोर्नो कराबाख आपका अजरबैजान आर्मेनिया में है। ठीक है, नॉर्थ की और इतूरी जो है ना आपका ये कॉन्गो में है, तो ये भी आप गलत है, आंसर नन है। ये दोनों गलत है, आपको पता ही होगा। अब ये सही है गलत है, उसमें आपको फंस रहा है। ठीक है, तो जब मान लीजिए ये इससे टैली करता ना, तो ज़्यादा चांस है कि जब ये गलत है ना तो ये भी गलत ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 54th, ऐसे स्टेटमेंट्स में ना कि 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, तो उसमें आप एक भी गलत अगर निकाल लिए तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाता है, तो अब उसमें से गलत आप प्रूव करने की आपको कोशिश करना है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे ना, वहाँ पे भी आपका 2 फैक्ट है। देखिए
कि एक तो पहली बात ये मेडिटेड बाय सऊदी अरेबिया है, अब ये सऊदी अरेबिया की यूएई आपको पता नहीं है, साइंड बाय ऑस्ट्रेलिया, अब साइन किया है कि नहीं किया है, ये साइन किया है कि नहीं किया है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गलत होगा, और यही गलत है, और आंसर आपका निकल जाएगा सी। और एक्चुअली इसराइल ने इसको अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, 55 देख लीजिए। अब 55 ऐप ऐसे सवाल में अब मैंने आपको बता दिया अब करना क्या होता है कि एक्सट्रीम आपको अवॉइड करना होता है कि ऑल सही नन सही वो सब अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में आप सॉल्व करेंगे जो आपको पता है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, ये सही है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तो नहीं मिलता है, लास्ट कुछ ईयर्स के परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, 4 साल एक्चुअली है। ठीक है, तो इतना आपको पता है। अब ये जो है ये लास्ट 4 साल के लिए मिलता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लेट्स आपको नहीं पता है, ये भी आपको नहीं पता है। ठीक है, अब इतना आपको पता है, ये तो बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए, इतना होगा भी। ठीक है, अब देखिए इसमें आप विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑल तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 गलत है। ठीक है, अब 1 2 3 में कुछ भी हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में ना, जब अगर एक भी एलिमिनेट कर लिए हैं तो आपको अटेम्प्ट तो करना है, तो उस केस में आप एकदम जो गौतम बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है ना, बीच में जाए, एक्सट्रीम अवॉइड कीजिए। तो इन तीनों में जो बीच का कौन सा है, ये है, तो आप वो मार सकते हैं। ये अगर आप लॉजिक लगाएंगे ना, ये चीज़ आप 4 सवाल में लगाएंगे तो आपका 2-2 सही होगा। अब आपको इस रिस्क पे खेलना है, अगर लेट्स अगर आईएफएस वगैरह का अगर आपको इवन जनरल के साथ प्रीलिम्स निकालना है तो ये सब आपको रिस्क लेना होगा। और इनफैक्ट ये ओवरनाइट नहीं आता है, धीरे धीरे जब आप 4-5 साल का आप सवाल खुद से सॉल्व करोगे, ये सब टेक्निक को अप्लाई करोगे, तो धीरे धीरे आपको अपने आएगा, ये फील खुद आ जाएगी। और ये सही है, ये गलत ही एक्चुअली एनजीओ से कॉर्पोरेट बॉडीज़ को दिया जाता है, इसका आंसर बी 2 है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक्सट्रीम को, पहली बात कुछ नहीं पता होगा, एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। ठीक है, इन 2 में से है। ठीक है, अब इन दोनों को स्वैप कर दिया हो यूपीएससी ने एक अच्छा खासा, क्योंकि 44 अभी हुआ था, मतलब हाल फिलहाल में इंडिया में हुआ, तो ये पता है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये दोनों स्वैप किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम अवॉइड करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन 2 में से मारना है, ये स्वैपिंग किया जा सकता है, तो उस केस में ये दोनों गलत होगा, तो बचेगा 2, तो ओनली 2 मार दिए। ठीक है, ये सब लॉजिक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये किया होगा स्वैप, इसका एक अच्छा खासा चांस है, यूपीएससी करते आ रहा है, क्वेश्चन सेंटर के पास और कुछ ज़्यादा चारा भी नहीं है, ये सही है, और ये 2 स्वैप किया ही किया होगा। ठीक है, अब 1 ओनली है, 2 ओनली होगा, क्योंकि ये गलत है, ये सही गलत में कुछ भी हो सकता है, 1 ओनली है, 2 ओनली होगा, एक्सट्रीम अवॉइड करना है, आप 2 ओनली मार दीजिए। ठीक है, डोनबास आपका कहाँ पे है, तो यूक्रेन में है, तो ये गलत है। ये आपका म्यांमार में है, चीन स्टेट। तिग्रे आपका इथोपिया में। ये सब तो बेसिक सा है, मैप वर्क पे आपको निकल जाएगा, इसका आंसर नन है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, आपको पता होगा डोनबास यूक्रेन में है, ये तो गलत ही है। चीन आपका म्यांमार में है, तो ये भी गलत है, ये 2 पता ही होगा, चीन स्टेट। तिग्रे आपका एक्चुअली इथोपिया में है, तो ये गलत है, तो मान के चलिए दोनों ही गलत होगा। हो सकता है कि टिग्री इथोपिया में, तो ये गलत है, हो सकता है काचिन भी इथोपिया में हो, लेकिन ज़्यादा चांस है जब ये मैच हो रहा है ना, इधर वाला गलत है ना, तो वो वाला ये भी गलत ही होता है। ठीक है, अब ये 58 में आ जाइए। ठीक है, अब रिसेंट ईयर्स में चार्ड में आपका गिनी में, माली में, सूडान में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब सब जगह रिच डिपॉजिट्स ऑफ अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल गए हों, थोड़ा डिफिकल्ट है। सब जगह चाइनीज़ मिलिट्री बेसेस बना ले चारों कंट्री में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये सब अगर इतने अगर रिसोर्सेज मिल जाएँ और चाइनीज़ बेसिस बना ले चारों जगह, तो काफ़ी न्यूज़ में आता है, आप पढ़े ही होते हैं, अपने पे ट्रस्ट करो जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़ के गए हो। और ये दोनों आप देखेंगे ना, कूज होते रहता है, तो डी चांस है कि सही होगा। और ये थोड़ा सा लग रहा है ना, क्वेश्चन सेटर ने बनाया है कि हाँ साउथ वर्थ एक्सपेंशन के लिए सब न्यूज़ में होगा, तो ये चल ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, द रिसेंट ईयर्स चार्ड, गिनी, माली, सूडान, ठीक है, कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये फील से लग रहा है कि क्वेश्चन सेंटर के द्वारा बनाया गया है, और कूज होते रहते हैं, न्यूज़ में आते रहता है, तो आंसर इसका डी होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द इंडस्ट्री। सब में करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसमें आंसर ही ऑल थ्री होना है, क्यों नहीं कर सकता है। सब में ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल वगैरह, हर इंडस्ट्री में। ठीक है। G20 was originally established as a platform for the finance minister and central government governors, central bank governors। सही है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द, ये तो न्यूज़ वगैरह में आया होगा कि हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर सी है, ये सिंपल सवाल था। ठीक है। अब रिया, लॉन्गहर्स्ट, सीविल, बर्गीज, इलियट, ये सब क्या थे, ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सा सवाल है। अब इसमें अब यही देखना होगा कि यूपीएससी में किससे इंटरेस्ट है, आर्शियोलॉजी में है, प्रेस में है, चर्चेज में शायद नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे से रिलेटेड ये सब कैसे हो सकते हैं, मतलब क्या होंगे ये सब भी थोड़ा ज़बरदस्ती बनाया था। इन दोनों में से आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आंसर इसका ए है। अब इसमें आप देख लीजिए यूपीएससी को इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो भज था आपका बुद्धिस्ट के महाराष्ट्र में, सीतान वसाल आपका तमिलनाडु में जैन के में, ये तो पता ही होगा। ठीक है। तो ये दो बेसिक आपका अगर केव आर्किटेक्चर किए होंगे तो आपको पता होगा। अब मेंस के सिलेबस में आप देखेंगे कल्चर में आपका आर्किटेक्चर और लिटरेचर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इवन प्रीलिम्स में भी वो फोकस एरिया आपका हो जाता है। ठीक है। तो और अब एक आपका बचा हुआ है एक्चुअली, अब इसमें देखिए, अब आंसर आपका नन नहीं हो सकता, ओनली वन हो नहीं सकता, अब ओनली 2 और 3 में होगा। एक्सट्रीम अवॉइड कीजिए, ये मार दीजिए अगर आपको ये नहीं पता। और बेस नगर एक्चुअली में वैष्णवाइट है, तो अब ये सेवाइट वैष्णवाइट में पेशेंट स्वैपिंग कर सकती है, और ऐसे भी आपको एक्सट्रीम अवॉइड करना है, तो वैसे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ये रिस्क लेना होगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब स्टेटमेंट 1 और 2 में, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब दोनों स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे और इट वाज इन 1995 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डेट। अब दोनों सेम डे की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब ऐसे देखिए, दोनों लिंक्ड सा स्टेटमेंट है, दोनों सेम डेट की बात कर रहा है, एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और दोनों गलत होने का कुछ ऑप्शन नहीं है, सी डी बोल रहा है कि एक ही गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि दोनों फिर सही है। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना, कि जब दोनों सही है ना, तो फिर स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा। अब 64 पे आ जाइए, 3:2 होता है, ये हर किसी को पता होगा। अब ये साइज होता है कि नहीं होता है, बस उसी पे डाउट है, नहीं होता है, आंसर इसका डी है। अब ये काफ़ी फैक्चुअल सवाल था, ये आपका ज़्यादा चांस है कि गलत होगा। ठीक है। इसमें अब 65 में ड्राफ्टिंग कमेटी 1949 में बनी थी, ये गलत है, इसी से आंसर आपका सी है। अब स्विट्जरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट, हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। अब मैपिंग पढ़े होंगे आप, स्विट्जरलैंड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व में आप नाम नहीं देखे होंगे, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए गलत। एक्चुअली सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर इसका रसिया आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड, जब गलत है तो सी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सवाल में आपको बस खोजना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा गलत है, पहले आप गलत प्रूव करने की कोशिश कीजिए, जो आपको ज़्यादा गलत लगेगा तो बस उसको गलत मानिए और आपका सी डी में आंसर हो जाएगा। आप नहीं गलत प्रूव कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों सही है, तो आंसर ए बी में होगा। अब देखिए कि सेटिक बैठ रहा है कि नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए सही बैठ रहा है तो आंसर ए होगा, अदरवाइज बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूएसए ने हाँ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को सेटअप किया था। ठीक है। लेकिन एक्चुअली कोऑर्डिनेशन के लिए किया था, कुछ भी कंट्रोल में लाने के लिए नहीं किया था, तो इसका आंसर सी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल था, ये तो डेटा ही गलत है, ये आपको एक सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है, ये लेस देन 2% है, इनफैक्ट लेस देन 2%, 2 माइनस मतलब लेस देन 2% है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अब ये तो बार बार न्यूज़ आइटम में भी आता है कि इंडिया का ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड का कितना % है। अब देखिए, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी डैट। ठीक है। अब 2 सही होगा ना, 3 भी सही होगा, क्योंकि दोनों एक ही टाइप का है। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, सब सही हो सब गलत होना, तो उसका थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है। अब इन्हीं दो में से होगा, अगर ये दोनों, ये सही है ना तो ये भी सही होगा, या तो ये दोनों सही है तो दोनों गलत है। ठीक है। तो या तो आंसर 1 होगा, डेट मीन्स ये सही है, या फिर आंसर ओनली 2 होगा जिसमें ये दोनों सही है। तो अब इन दोनों से जो आपको लग रहा है तो आप मार सकते हो, आंसर इसका ए है, 1 ओनली।
ओनली वन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही केवल सही है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे 70 में थोड़ा आप लॉजिकली आप निकाल सकते थे। यहाँ पे देखिए ऑल कंट्रीज साइन कर लेंगे, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम है तो इसलिए गलत है। ठीक है, जनरली ऐसी ट्रीटी जो होती है ना, छोटी मोटी ट्रीटी, ये जनरली नॉन बाइंडिंग होती है। तो अब बाइंडिंग बोल रहा है वो भी, तो इंडिया पे भी बाइंडिंग होगा। इंडिया पे बाइंडिंग हो तो आप न्यूज़ में पढ़ते। अब ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्यों कवर करेगा? जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कुछ भी ट्रीटी साइन करेंगे या कुछ भी रिजोल्यूशन आ रहा है, तो अब वो इंटर कंट्री माइग्रेशन के बारे में बात होगी। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट विद इन अ कंट्री जनरली कवर नहीं करेंगे, कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसलिए फिर तीनों गलत लग रहा है उस लॉजिक से, तो आप डी नन मार सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका नन आपका एक्सट्रीम लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। तीनों थोड़ा गलत गलत सा लग रहा है, तो आंसर आप जब तीनों थोड़ा थोड़ा गलत सही लग रहा है ना, तो उस केस में आपको सब सही या दो सही थोड़ा एक्सट्रीम बन जाएगा। उस केस में आप फिर आप इन दो में से मार सकते हैं। आपको सब डाउटफुल लग रहा है, डेट मीन्स कि हाँ अब ऑल 3 और ओनली 2 मत मारिए, नन और ओनली 1 में मारिए। अब ये यूक्रेन, अब अफगानिस्तान किसको टच करता है? ये आपका 2022 में आया, क्योंकि उस समय 2021 में अफगानिस्तान न्यूज़ में था। अब 2022-23 में यूक्रेन न्यूज़ में आया, तो डायरेक्ट सवाल, ये प्रेडिक्टेड सवाल था। ये एक सिंपल सवाल मैं बोलूँगा, रोमानिया को टच करता है लेकिन बल्गेरिया को नहीं करता है, चेक रिपब्लिक को नहीं करता है, स्लोवाकिया को करेगा, हंगरी को करता है, लाटविया लिथुनिया को नहीं करेगा। ओनली 2 इसका आंसर है। ठीक है, अब द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स हाई होता है, लेकिन 10 टाइम्स थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है। इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, ज़्यादा होता है लेकिन 2/3 भी थोड़ा सा एक्सेजरेटेड लग रहा है। इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ द विजिबल, ये तो गलत ही है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर, अब वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब तो करेगा, ये तो सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सॉइल जो रेन फॉरेस्ट में होता है ना, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है, यहीं से आंसर आपका आ गया। ये इनफैक्ट ऐसा सवाल, ये सवाल यूपीएससी ने कभी आज से 15-20 साल पहले पूछा था। तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप नॉलेज जो आती है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब देखिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। कंटिनेंट्स और ओशन के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन समर, क्योंकि जो हीट होता है, लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है तो जल्दी गर्म नहीं होता, तो इसलिए समर में जो हीट कॉन्ट्रास्ट जो होता है बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस वो ज़्यादा होता है। तो ये आप सही भी है दोनों, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस, वो सही भी है। कॉन्ट्रास्ट, इसी की वजह से आपका कॉन्ट्रास्ट आपका समर में ज़्यादा होगा, किसके बीच में? कंटिनेंट्स और ओशंस के बीच में। ये भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है। अब ये सी ब्रिज लैंड ब्रिज पड़े होंगे ना, उसी में आपको पता होगा कि हाँ वाटर का स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तो काफ़ी सिंपल, दोनों सही है। प्राइमरी वेव फास्ट होता है, सेकेंडरी थोड़ा स्लो होता है। प्राइमरी वेव साउंड की तरह चलता है, टू एंड फ्रो मोशन। सेकेंडरी वेव जो होता है वो एट राइट एंगल्स वाइब्रेशन होता है। प्राइमरी वेव्स आपका सब तीनों मीडियम में आ जाता है, सेकेंडरी वेव्स जो होता है केवल सॉलिड में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये देखिए, नन नन नन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसीलिए तीनों गलत है। डी ना आंसर हो जाएगा। सम होता तो सब सही हो जाता। अब ये 77 देखिए, वोल्बैचिया मेथड जो है इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बायोचार जो बनाते हैं ना, वो एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके पायरोलिसिस से बनता है। तो उसमें वोल्बैचिया मेथड कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है बायोचार बनाना। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी आपका सेलुलोज से बनता है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह से बनता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यूज इनटू पैकेजिंग मटेरियल और कंट्रोलिंग वायरल डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, अब ये थोड़ा जेनरिक सी चीज़ है, ये थोड़ा स्पेसिफिक सी चीज़ है। अब इन दोनों में से आंसर होगा। ये थोड़ा जेनरिक सा लग रहा है देख के, ये थोड़ा स्पेसिफिक सा लग रहा है, तो इसलिए आंसर अब ये चांस ज़्यादा है। अब इसमें बस आपको ये देखना है ना कि अब एक तो आंसर है, बाद बाकी क्वेश्चन सेटर ने ज़बरदस्ती बनाया है। ठीक है, तो क्या बनाया? तो चलो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डाल देते हैं, बायोचार डाल देते हैं। बायोचार भाई साहब पायरोलिसिस से बनता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सी बड़ी चीज़ है भाई साहब? सेलुलोज से बनता है, स्टार्च से बनता है। ठीक है, अब ये भी एक
लग रहा है क्वेश्चन सेटर ने बनाया है। आंसर इसका ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उसमें ये वोल्बैशिया बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, तो अब वो मॉस्किटोज़ डेंगी वगैरह के वायरस जो आपके एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज़ जो होते हैं जो डेंगी के वायरस को कैरी करे उसका चांस कम हो जाता है, तो ये एक मेथड ऑफ कंट्रोल है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अब बासाल्ट रॉक आपका बेसिक होता है, अब कहीं पे भी आपका CO2 होगा वो एसिडिक होगा, दोनों रिएक्ट करके ये सॉल्ट प्लस वाटर टाइप्स कुछ रिएक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल है। ठीक है, अब एल्कलिनिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब जनरली क्या होता है ना ओशन CO2 एब्जॉर्व करता है तो उसका pH कम होते जाता है, एल्कलिनिटी अगर बढ़ा देंगे तो pH बढ़ा देंगे, फिर ओशंस और भी ज़्यादा CO2 एब्जॉर्व कर पाएगा, तो ये भी सही लग रहा है। अब सब टेरेनियन माइंस में स्टोर कर लेंगे, ये भी सही लग रहा है, तो इसका आंसर ऑल 3 होगा, ये जेनरिक सा सवाल है, सब सही है। ठीक है, अब 79-80 में देख लीजिए, 80 तो माइक्रोसैटेलाइट DNA क्या होता है एक्चुअली, जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ड्रग्स में, अब ये ड्रग ट्रायल में आपका DNA का क्या लेना देना। ठीक है, स्टेम सेल में भी आपका लेट से क्लोनल पॉपुलेशन में कोई DNA चेंज होता नहीं है। ठीक है, क्लोन्स में हर क्लोन्स का जो DNA होता है ना सेम होता है, तो यहाँ पे भी आपका DNA का इन्वॉल्वमेंट का चांस कम ही बनता है। ठीक है, अब ये दोनों में से आंसर हो सकता है। अब स्टेम सेल में भी DNA का कम चांस बनता है, अब इवोल्यूशन में तो DNA को आपको मेजर करना ही होगा, तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। माइक्रोसैटेलाइट DNA वही शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होता है, जब भी आप DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे तो। अब देखिए 79 में देखिए, आपको पता नहीं होगा, CD एक सा लग रहा है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन सेटर ने बनाया है, यूजिंग ड्रोन्स और यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस। ठीक है, अब ये दोनों में देखिए, अब एक आंसर होगा, एक यूपीएससी ट्रैप करने के लिए बनाया होगा। ठीक है, कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यूपीएससी ने छापा छपोड़ा है। अब ये क्या है ना, फंसाने के लिए यूपीएससी ने क्या किया, यहाँ एरियल है तो यहाँ पे कर दिया एवियन स्पीसीज, इसलिए आप इसको गलत समझ सकते हैं और ये आप मार्क कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ तो वैसा ही आप भी सोच सकते थे। मैंने सॉल्व किया था लगभग ये 200 में मेरे 128 बने थे। ठीक है, तो मैंने लॉजिक से ये तो सही निकाल लिया था, लेकिन ये मेरा गलत हुआ था। ठीक है, ये दोनों तो गलत लग ही रहा था, मैंने अब AB में मैंने एक्चुअली B मार दिया, लेकिन आंसर A निकल गया। तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अब आंसर निकलने के बाद, पता चलने के बाद ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं इस डायरेक्शन में सोचेंगे तभी ज़्यादा चांस है कि आप 2024 के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। जननी सुरक्षा योजना के बारे में, ये तो पहली बात नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के है, नेशनल हेल्थ मिशन 2005 के तहत है, तो 1 तो गलत है। ठीक है, जननी में फिर ये नहीं आता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जो आता है वो जननी शिशु कार्यक्रम में आता है, तो ये 2 तो गलत है। ठीक है, ये दोनों तो बेसिक सा है, सही है, तो आंसर ओनली 2 हो जाएगा। एनीमिया में एक्चुअली आयरन की कमी होती है, तो यहाँ कैल्शियम बोल रहा है, तो इसलिए ये गलत है। बाद बाकी तीनों आपका जेनरिक है, तो ओनली 3 आपका सही हो जाएगा। अब 83 आ जाइए, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड कंपोनेंट्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, सही है। दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत है, नेगेटिव स्टैंडर्ड जनरली गलत होता है। अब 84 देखिए, एक्सेलेरोमीटर किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, सब के लिए किया जा सकता है, जनरली एप्लीकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब सही होता है, और लॉजिकली देखेंगे तो सब सही लगेगा कि सब जगह एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एक्सीलेरोमीटर हर जगह यूज़ होगा, सब जगह एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन बोलने का मतलब यहाँ वाइब्रेशन। अब देखिए, एक आप बायोफ्लॉक के बारे में पढ़े होंगे, एक फिशिंग के लिए टेक्निक होता है, तो उसमें करते क्या है कि जो ये पॉन्ड है इसमें फिशेस रहेंगे, आप उसके लिए कुछ खाना डालेंगे, अब वो खाना खाएंगे और साथ में कुछ वेस्ट इमिट करेंगे। वेस्ट जनरली जो होता है ना वो अमोनिया होता है, NH3। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, और ये नाइट्रेट्स फिर फर्दर फिश के लिए फीड का काम करता है, तो वेस्ट से वो फीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बायोफ्लॉक टेक्निक है, तो वही बायोफिल्टर्स। वही चीज़ हुआ बायोफ्लॉक टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड, ठीक है, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ये भी सही है। अब बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर
ये फॉस्फोरस को कैसे इंक्रीज करेगा? एक्चुअली बायोफिल्टर्स में ना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, नाइट्रेट्स बढ़ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरस वो बैक्टीरिया लाएगा कहाँ से? तो थोड़ा सा ये इनकरेक्ट सा लग रहा है, ठीक है। अब ये दो तो पक्का सही है, ठीक है। अब तीसरे में आपको डाउट होगा तो अब इन दोनों में से कोई एक मार सकते हैं। वैसे भी एक्सट्रीम को अवॉइड करेंगे तो बी ओनली 2 मारेंगे। अब 86 पे आ जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए ना कि बस पल्सार्स आपका एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार्स होता है। मैंने यहाँ पे साइंस वगैरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस वगैरह में बताया था कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, आपका जो वाइट ड्वार्फ्स, ये सब में क्या डिफरेंस है। पल्सार्स आपके न्यूट्रॉन स्टार्स होता है। 3 सही है, ये दोनों आपका स्वैप कर दिया गया है, ठीक है। इससे आंसर ओनली 1 हो जाएगा। अब ये स्वैपिंग जनरली यूपीएससी यहाँ पे करती है। अब देखिए, जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस एंड स्पेस ही एक्चुअली नेबुला होता है, ये आपको पता होगा। तो ये है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब जब 1 गलत है, 2 गलत है और 3 आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस बार इवन विजन के पेज 365 में पल्सार्स वगैरह न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं आया था। तो ये सही है, तो आप ये ओनली 1 मार सकते थे, ठीक है। इसके पास इनमें से किसके पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? जापान है, QZSS है, ठीक है। ये सिंपल सवाल था क्योंकि IRNSS न्यूज़ में था और उसमें आप पढ़े हुए किस किस कंट्री के पास क्या क्या है। अब देखिए, क्रूज मिसाइल में ना हमेशा रॉकेट पावर्ड होता है और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इनिशियल फेज में होता है क्योंकि वो क्या, वो ग्रेविटी को फॉलो करता है। तो ये तो गलत ही है। और अग्नि 5 जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका डी आंसर है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में आपको डिफरेंस पता है तो ये आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये सही है, ये सही है। और इस केस में क्या है ना कि देयर इज़ नो नोन लेवल ऑफ मरकरी। जनरली पता होगा नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है तो उसको आप गलत मानेंगे, लेकिन एक्चुअली ये भी सही आंसर इसका ऑल 3 है। ये जनरली मैक्सिमम लोगों को गलत होगा। लोग सोचेंगे ये सही, ये सही, ये गलत होना है, 2 ओनली होगा, लेकिन आंसर ऑल 3, क्योंकि थर्ड भी सही है क्योंकि सेफ लेवल मरकरी का अभी तक कुछ ऐसा खास पता नहीं है। इसमें तीनों सही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? एक्चुअली इंटरनल कंबसन इंजन में भी आप यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल, फ्यूल सेल में भी यूज़ हो सकता है, फ्यूल सेल में भी हो सकता है, नेचुरल गैस के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, और आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न में तो यूज़ होता ही है। तो 4 तरह से आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। आंसर ऑल है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड 2-2 सवाल, हाइड्रोजन से रिलेटेड 2-2 सवाल ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, MSME एक्ट के तहत पहले सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ का ना अलग अलग क्लासिफिकेशन था, अब एक ही कर दिया गया है। और अब टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को देखा जाता है। तो अगर लेट से एक हुआ माइक्रो, एक हुआ स्मॉल और एक हो गया मीडियम, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू रट लीजिएगा 10, 20, 50 है, ठीक है, और इसको यहाँ इंटू 5 कर दीजिएगा तो 50, 100 और 250। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट 10 से नीचे है, 10 करोड़ से नीचे है, और रेवेन्यू 50 से नीचे है तो माइक्रो है। इन्वेस्टमेंट 10 से 20 के बीच में है और अगर रेवेन्यू 50 से 100 के बीच में है तो स्मॉल है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 से 50 करोड़ के बीच में है या फिर आपका रेवेन्यू 100 से 250 के बीच में है तो वो मीडियम है। ये एक्चुअली ऊपर वाला ये वाला इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वाला जो है रेवेन्यू के लिए। ये दोनों गैप है तो ये माइक्रो है, ये है तो स्मॉल है, और ये है तो मीडियम है। तो ये आपको जो डेटा नहीं आपको पता होना चाहिए, उससे ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपका मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में, और उसमें मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में आपका इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, तो वो 20 से 50 होता है। हाँ ठीक है, MSME भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, लेकिन सारा नहीं आएगा। कुछ गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तभी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका इवन PD 365 में भी MSME की डेफिनेशन को आपको कवर किया गया होगा। और MSME में एक्ट क्या है, क्या डेफिनेशन ये प्री का है, मेंस में क्या क्या है कि क्या क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, तो ये सब प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, सही है। और टाइम फ्रेम भी फिक्स कर सकते हैं, ये भी सही है। आंसर इसका C है। अब डिजिटल करेंसी का फ़ायदा क्या क्या होता है, जैसे अब ये बिटकॉइन वगैरह है, तो बिटकॉइन वगैरह में दिक्कत क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है,
अब बिटकॉइन कितना है मार्केट में पता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं उसको रेगुलेट कर सकती है, तो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो सेंट्रल बैंक करती है वो भी नहीं कर पाएगी अगर बिटकॉइन ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगेगा मार्केट में। लेकिन अगर हाँ डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, आरबीआई के कंट्रोल में होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग अवॉइड किया जा सकता है, या फिर लेट से उसमें आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी सही से किया जा सकता है। और आप इधर आप देखेंगे कि यूपीआई वगैरह में दिक्कत क्या है कि अभी यूपीआई चलिए फ्री है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपका यूपीआई पे भी लगेगा। अभी यूपीआई पेमेंट इतना कराने के लिए गवर्नमेंट को लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए लगते हैं, तो अभी गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट कॉस्ट लगाएगी तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको कॉस्ट लगेगा, भले नॉमिनल कॉस्ट ही हो, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फ्री होगा, तो लोग क्या होंगे यूपीआई से डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और डिजिटल करेंसी जैसे अब सब्सिडीज़ देना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डीबीटी कर रहे हैं, किसी के अकाउंट में पैसा डाल दे रहे हैं। अब उन्हीं के अकाउंट में हम डिजिटल करेंसी डालेंगे ना, तो वो एक्चुअली टाइम स्टाम्प्ड होगा कि आप इतने समय के दौरान ही खर्च कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, या फिर आप इसी पर्पज़ के लिए खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या दिक्कत क्या होती है कि आप दिए पैसा डीबीटी के लिए, आप वो है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन हाँ लोग दारू पी रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए देंगे ना, तो वो एक्चुअली क्यूआर कोड आ जाएगा आपके मोबाइल में, और वो क्यूआर कोड किसी स्कॉलरशिप सेंटर पे ही वो आप रिडीम कर पाएंगे उस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू। तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए सब्सिडीज यूज़ होगी, ये भी इंश्योर किया जा सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू। बीटा क्या है, तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा जनरली कोई नंबर होता है, इन तीनों में आप पढ़िएगा तो लगेगा हाँ न्यूमेरिक वैल्यू यहीं पे है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप साइंस वगैरह में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स सब में क्या होता है ना, अल्फ़ा बीटा कोई रेशियोज होते हैं। उसी तरह फाइनेंस भी लगभग मैथमेटिकल ही है, तो वहाँ पे कोई रेशियो ही होगा। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअली नाबार्ड था, एसएचजी के बारे में मेंस में जीएस2 में अच्छे से पढ़ते होंगे, तो ये एसबीआई नहीं एक्चुअली नाबार्ड था, तो ये गलत है, ये दोनों तो आपका सही है, तो आंसर इसका ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस पर दोनों सही है, लेकिन अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अब ये बोलेंगे कि अच्छा ये स्टेट लिस्ट में इसलिए हेल्थ में इंडिया का हेल्थ सिस्टम काफ़ी ख़राब है, ये गलत है। अब हेल्थ में खर्चा सही से नहीं होता है, उस पर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है वो लगभग 1.3% ऑफ जीडीपी है, वो मेजर रीज़न है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। अब 96 पे आ जाते हैं। अभी 96 में यहाँ पे आप देखेंगे ना कि एक्चुअली जो 26% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर है वो इंडिया यूज़ करता है, वो सही है। ठीक है, और इंडिया जो जितना भी ग्राउंड वाटर यूज़ करता है उसमें 90% इरीगेशन के लिए करता है। ठीक है, तो ये तो 1 सही है। 2 में देखेंगे इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन a quarter ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स, तो क्वार्टर तो ऑलरेडी इंडिया ही एक्सट्रैक्ट करता है, और वो जो क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करता है उसमें से तो 90% इरिगेशन के लिए होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मान लीजिए मैक्सिमम 10% होता होगा, तो वर्ल्ड का 25% इंडिया, मतलब 0.25 वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर का 0.25 इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है, उसका 0.1 10% मान लीजिए ज़्यादा होगा जो इंडिया ग्राउंड वाटर के लिए करता हो, ग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए करता हो, तो ये हो गया 0.025। अभी ये अच्छे से इसको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे ना, ये वाला आप सही निकल जाएगा आपका। अब देखिए, अब इस ऐसे सवाल में आपको करना क्या है 96 में कि अब एक भी स्टेटमेंट को आप गलत साबित कर लिए ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए लगभग इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड का, 18% है, तो ग्राउंड वाटर उसी के आसपास यूज़ करता होगा 18% के आसपास, तो हो सकता है कि 25 से ज़्यादा करता होगा, तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ एक्सट्रीम नहीं लग रहा है। यहाँ 18% पॉपुलेशन है तो 25% हम ग्राउंड वाटर तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए 25% यूज़ भी कर लिए। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा 90% जो ग्राउंड वाटर इंडिया यूज़ करता है, ये 25% कौन कर रहा है, ये इंडिया कर रहा है, ये सब बाद बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ कर रहे हैं। अब जितना भी इंडिया यूज़ करता है उसका मोर देन 90% तो इरीगेशन के लिए करता है, बाद बाकी डिफरेंट पर्पज़ के लिए करता है। तो वर्ल्ड का 1/4 का भी 10%, मतलब एक्चुअली
2.5% ही वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर इंडिया यूज़ करता है फॉर पर्पसेस अदर देन इरिगेशन। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर का 2.5% से ज़्यादा भी इंडिया ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ नहीं करता होगा। यहाँ बोल रहा है कि वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर का मोर देन 18% इंडिया को चाहिए ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए। नहीं भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही एक्सेजरेटेड है। ये कुछ हद तक आपको थोड़ा गलत लग रहा होगा, ये कुछ ज़्यादा गलत लग रहा है। जब ये ज़्यादा गलत लग रहा है तो ये गलत है, आप आंसर सी मार दीजिए, क्योंकि वर्ल्ड का 25% इंडिया यूज़ कर रहा है और उसका 90% इरिगेशन में हो रहा है। डेट मीन्स 10% अदर यूज़ में हो रहा है। मान लीजिए सब ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ हो गया तो 10% ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ हुआ। तो वर्ल्ड का एक्चुअली ग्राउंड वाटर का 2.5% इंडिया, वर्ल्ड में अगर 100 ग्राउंड वाटर है तो इंडिया 2.5 ही, इंडिया 25 यूज़ कर रहा है और इस 100 में से 2.5 ही इंडिया के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये 2.5% को यहाँ लिख रहा है एक्चुअली 18%, तो ये थोड़ा काफ़ी एक्सट्रीम है, इसलिए सेकंड गलत है। तो आंसर आपका सी आ जाएगा। अब 97 में देखिए, अभी मणिपुर वाला न्यूज़ में था, तो आर्टिकल 355 में क्या, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सही है, ठीक है। पोटा एक्ट रिपील हुआ था, वो इसलिए रिपील हुआ था क्योंकि आप एसपी के सामने भी जो भी एविडेंस देंगे ना, जो भी कुछ बोलेंगे कन्फेशन, वो एविडेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। पोटा एक्ट रिपील हुआ था तो कुछ तो दिक्कत होगी, बस यही प्रॉब्लम थी। बिफोर पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ऐसे बिफोर पुलिस जब भी आप कुछ बोलते हैं एविडेंस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पोटा एक्ट रिपील इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें बिफोर एसपी जो बोला जाता था उसको एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता था। तो जो दिया है वो गलत है, ठीक है, ये तो सही है। अब इसमें क्या है ना कि एक्चुअली 22(5) में एग्जेम्प्ट नहीं करता, ऐसा कुछ लाइनिंग कहीं लिखा नहीं गया है। ऐसा बोला गया है कि 22 सब क्लॉज 3 में कि आपको ऐसे नॉर्मली अरेस्ट होंगे तो आप लॉयर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो चीज़, ठीक है, वो राइट आपका एक्सटिंग्विश भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला गया है कि आप स्टेट काउंसिल को तो नहीं रख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला गया, तो ये गलत है। जनरली पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट देते हैं वो एविडेंस की तरह काम नहीं करता, लेकिन पोटा में ऐसा था तभी रिपील किया गया था, तो इसलिए ये भी गलत है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो ये भी गलत है। ये तो सही है ही, क्योंकि मणिपुर के चलते 355 न्यूज़ में था। इसका आंसर ए ओनली 1 है। अब लास्ट 98, 99, 100 3 बचा है। सिविल स्ट्राइक कहाँ पे है? सोमालिया। सोमालिया में काफ़ी वहाँ पे पायरेट्स वगैरह काफ़ी आते हैं, और इसी की वजह से इंडिया में भी नियर अरेबियन सी काफ़ी पायरेसी का इशू है। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग पावर टू लिवाई कलेक्शन फीस। बिल्कुल सही है। मैंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कवर किया था। आपने वो अगर वीडियो देखा होगा ना तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही होता। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, वो सवाल यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, कम्युनिटी रिजर्व से रिलेटेड, वहाँ पे यूपीएससी ने सवाल पूछा। ये तो डायरेक्टली पूछा, और वो इनफैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको मैंने बता दिए थे, बोल दिए थे पढ़ देने के लिए, वो पढ़ लिए होते तो आपको लेट से कम्युनिटी रिजर्व से रिलेटेड जो सवाल आया वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेते। तो एटलीस्ट 2 सवाल तो आपका, 1 सवाल तो पक्का बन जाता और 1 सवाल भी लगभग आप बना ही लेते। तो 2 सवाल आप कवर कर लेते जो मैंने इन्वायरमेंट के लॉज से रिलेटेड जो वीडियोज़ बनाए हैं उससे। अब ये 100 जो सवाल है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। नॉमिनेटेड आर इंक्लूडेड, गलत है, ठीक है। फॉर्मूला ही क्या होता है एक्चुअली कि पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ सीट्स, वहीं से वैल्यू निकलता है। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगा, तो हायर द नंबर ऑफ सीट्स हायर द वैल्यू, तो ये भी गलत है, ठीक है। 2 गलत है। अब इन दोनों में वैल्यू कहाँ ज़्यादा है ये फैक्चुअल पार्ट है, ये कोई लक्ष्मीकांत आप रटते नहीं हो सारे स्टेट का। तो मान के चलो 1 सही होगा 1 गलत होगा, तो 2 में 1 सही 1 गलत है। प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है ना, 1 सही होगा 1 गलत होगा। तो ओवरऑल कितना, 3 गलत हो गया 1 सही हो गया, आप ओनली 1 मार सकते थे। इनफैक्ट इसमें डी सही है, और मतलब 4th स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, ठीक है। और लगभग इस पर्टिकुलर 100 सवाल को मैंने कवर कर दिया है। और इसके बाद एथिक्स से रिलेटेड जो सीरीज़ है, मैंने अभी तक 3 वीडियो डाले हैं। 2013 के केस स्टडीज़ को डिस्कस कर लिया। मैं 2013 से 2022 सारे 10 साल के जो 60 केस स्टडीज़ हैं ना उसको डिस्कस करूँगा। तो एक वीडियो में 2 केस स्टडी डिस्कस करूँगा, टोटल 30 वीडियोज़ होंगी। 3 बना चुका हूँ और 27 मेरे को बनानी है। जून जुलाई में मैं उसको ओवर कर दूँगा।